चलिए जी दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारी क्लास में एक बार फिर से। अभी पार्टिसिपेंट्स पूरे जुड़े नहीं हैं, सब लोगों को हमारे साथ ऐड हो जाने दो, फिर क्लास को हम आगे करेंगे स्टार्ट। चलिए आइए जी बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को, आज की चर्चा को। अब गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बहुत सारे बच्चे अब ऑलमोस्ट हमारे साथ सभी ऐड हो चुके हैं। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे। तो अगली सेक्शन दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 47 जो बात करती है वोटिंग राइट्स के ऊपर, और 48 जो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स की बात करती है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 47 पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो गाइस 47 सबसेक्शन 1 है, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि यदि कंपनी में कोई भी पर्सन इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसको डेफिनेटली वोटिंग राइट मिलेंगे। ठीक है, हाँ, यदि उसके वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो एक अलग बात है। अदरवाइज एवरी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द मीटिंग विल गेट द वोटिंग राइट इन द मीटिंग। ठीक है, अब मीटिंग में जो वोटिंग होती है गाइज वो दो तरह से होती है। एक होती है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, यदि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो रही है तो उस केस में एक बंदे को एक वोट मिलेगा, और यदि मान लो वोटिंग बाय पोल हो रही है तो उस केस में उस बंदे को जो भी उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है उस प्रपोर्शन में उसको मीटिंग में वोट करने का राइट मिल जाएगा। ठीक है,
तो होप सो आपको ये समझ में आ गया 48 सबसेक्शन 1 कि हर इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने का राइट मिलेगा, लेकिन यदि वोटिंग बाय पोल हो रही है तो पेड अप शेयर कैपिटल के रेशियो में इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट मिल जाएगा। चलिए उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जनरली वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, ये चीज हम काफी लंबे अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन 3 तरह के रिजोल्यूशंस पे उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। 3 केस में उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से वो 3 केस होते हैं कि आप कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास कर रहे हो जो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करता है। यदि कोई कंपनी ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर रही है जो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करता है, जैसे दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, याद करिए कि कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स कल अपनी जो क्लास हुई थी रिडीम हो रहे हैं, उस समय रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंसेंट ले ले तो पुराने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, याद है। तो अब यहां पर तो ये जो चीज है वो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करती है और किसी को इफेक्ट करती नहीं है, इक्विटी वालों को। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी। समझ गए आप बात। तो यदि आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। दूसरा है दोस्तों, यदि कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। वाइंडिंग अप का मतलब है यदि मान लो आपने कंपनी के सामने कोई रिजोल्यूशन प्रपोज किया मेंबर्स के सामने कि अब हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में आ गई है, आगे भी लॉसेस और ज्यादा बढ़ते रहेंगे, यदि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो वाइंडिंग अप कर रहे हैं, उस समय मेंबर्स की कंसेंट लेते हैं, तो इक्विटी वालों को बुलाते हैं, तो उसमें प्रेफरेंस वाले भी आएंगे। यदि वाइंडिंग अप का डिसीजन लिया जा रहा है तो उस वाइंडिंग अप के डिसीजन पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे। या फिर आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रीपेमेंट या रिडक्शन कर रहे हैं, उस समय भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने दिया जाएगा। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आप बताओ क्या कर रहे हो, रीपेमेंट या रिडक्शन कर रहे हैं, तो ठीक है उनका पेमेंट होगा तो उनसे मीटिंग बुला के हाँ भाई ठीक है इतना प्रीमियम पे कर रहे हैं उनसे एक बार कंसेंट ले लेंगे। इक्विटी शेयर्स का बाईबैक होता है तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की दोस्तों कंसेंट ली जाती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंसेंट इक्विटी शेयर के बाईबैक पे देखो क्यों लेनी पड़ती है अपने को। जैसे मान लो सपोज करो कि यहां पर एक कंपनी है, ये कंपनी की देखो बैलेंस शीट है, ठीक है। यहां पर कंपनी की असेट्स हैं आपके कितने 500 करोड़ रुपए की, और यहां पर कंपनी के डेट हैं दोस्तों कितने के 200 करोड़ के। यहां पर कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मान लो 250 करोड़ की, इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लो 100 करोड़ की, और आपको लॉस लग रहा है 50 करोड़ का। आप यदि इक्विटी बायबैक कर लोगे, मान लो आपने अपनी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, या मान लो मैं इक्विटी यहां पर 400 करोड़ कर लेता हूं और लॉस को यहां पे 350 करोड़ कर लेता हूं। आप यदि दोस्तों 100 करोड़ की इक्विटी कल को मान लो बायबैक कर लो, तो इसका मतलब आपके पास असेट 400 करोड़ की रह जाएगी फिर तो, और फिर 200 करोड़ डिबेंचर्स वालों को दे पाओगे और 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो देखो जब इक्विटी का बायबैक होता है तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इफेक्ट होते हैं, तो उस समय उनकी कंसेंट जरूर ली जाती है बायबैक के टाइम पे भी, ठीक है। तो 3 केस में देखो 3 तरह के रिजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। नंबर 1, आपको ऐसा रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं जो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड डिसीजन लेना। तीसरा, प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर कैपिटल के रीपेमेंट या रिडक्शन के समय भी अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट दोस्तों, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको बता दूं इस बहुत सिंपल बात है इसमें, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। देखो एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा पूछता हूं मैं आपसे, यदि मान लो कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की है, 100 करोड़ की, ठीक है, और एक बंदा है मिस्टर ए, उसके पास में प्रेफरेंस शेयर हैं 10 करोड़ के, तो एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही वोट कर रहे हैं, तो बताओ ए के वोटिंग राइट्स कितने % होंगे।
ऐसी कोई मीटिंग हो रही है जिसमें ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही वोट कर रहे हैं, 10% होंगे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। लेकिन मान लो ऐसी कोई मीटिंग है जिसमें कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर भी वोट कर रहे हैं, जैसे वाइंडिंग अप का डिसीजन लेना होता है तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों वोट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो आपकी 400 करोड़ की है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 करोड़ की है, और ए के पास केवल प्रेफरेंस शेयर है 10 करोड़ के, तो इस बार ए को कितने वोटिंग राइट्स मिलेंगे? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, 2% मिलेंगे। तो ये पॉइंट यही है भाई, देखो कि यदि मान लो किसी मैटर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट है, तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उसका प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन में उसको वोटिंग राइट मिलेगा। और यदि किसी मैटर पर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों वोट कर रहे हैं, तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कंपनी में कितनी कैपिटल है, टोटल कैपिटल देख लो, फिर उसमें उसका परसेंटेज कितना है, उतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग परसेंटेज मिल जाएगा। ये एग्जांपल आप ध्यान रखना या नोट कर लेना कहीं पे। बाकी इसमें थोड़ा पता नहीं गड़बड़ टाइप का लैंग्वेज लिख रखा है, ठीक है। गड़बड़ तो क्या है, वो मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा सा बैठ नहीं पाता एक्चुअली इसमें, ठीक है। यहां तक समझ गए आप बात। चलिए सबसेक्शन 4 पे अब अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, कॉन्सिक्वेंस व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इस पूरे पॉइंट नंबर 4 में घुमा फिरा के एक ही बात लिखी हुई है। दोस्तों मान लो यदि सपोज करो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो, और जो डिविडेंड है वो आप एनुअली पे करते हो, और डिविडेंड आप 30 अप्रैल को पे करते हो एनुअली उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो डिविडेंड है वो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया, ठीक है। 21-22 का भी आपने डिविडेंड पे नहीं किया। तो जैसे ही 30 अप्रैल 2022 निकली, यानी 2 साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड यदि एरियर में चला गया, उसके बाद में कोई भी जनरल मीटिंग होगी, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, हर मीटिंग में रखे जाने वाले हर रिजोल्यूशन पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट करने का राइट मिलेगा। देखो वो 3 मैटर में तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उनका डिविडेंड अरियर हो या नहीं हो, जो ऊपर पड़े थे। उन 3 के अलावा जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, कंपनी का नाम चेंज करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना, वॉटेवर किसी भी तरह का आप रेजोल्यूशन पास करोगे मीटिंग में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 2 साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड यदि एरियर है, तो मीटिंग में रखे जाने वाले हर रेजोल्यूशन पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट मिलेगा। होप सो गाइज आपको ये बात समझ में आ गई है। और इसी के साथ सेक्शन 47 हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये चार्ट बनाया हुआ है, एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी बार बार बहुत पकाता है, इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब प्राइवेट कंपनी अपने एओए में वोटिंग राइट से रिलेटेड कुछ और प्रोविजन बना सकती है कि वोटिंग राइट पेड अप शेयर कैपिटल के रेशियो में नहीं, इस रेशियो में मिलेंगे। तो मतलब वोटिंग राइट से रिलेटेड कुछ और भी प्रोविजन प्राइवेट कंपनी अपने एओए में बना सकती है। लेकिन वही बात कि प्राइवेट कंपनी ने एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में जो फाइल होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 137 में फाइल होते हैं, वो आरओसी के पास टाइम पे फाइल कर दिए हुए होने चाहिए। तो यही था हमारा सेक्शन 47 जो खत्म हो चुका है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर को मीटिंग में रखे जाने वाले हर रिजोल्यूशन पे वोट करने का राइट होता है जनरली, और यदि पोल के जरिए वोटिंग हो रही है तो जितना उनका कैपिटल में परसेंटेज है टोटल, उतना उनको वोटिंग पावर मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर मैटर पे वोट करने का राइट नहीं होता, 3 मैटर पे वोट करने का राइट होता है। नंबर 1 पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि यदि मान लो आप कोई ऐसा मैटर पास कर रहे हो जो केवल उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को इफेक्ट करता है। दूसरा कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड मैटर है, और तीसरा आप जो है वो प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर कैपिटल का रीपेमेंट कर रहे हो उस समय पे। तीसरा पॉइंट, हाँ विपुल मैं बता देता हूं एक बार। तीसरा पॉइंट आपको मैंने एग्जाम्पल के जरिए बताया था भाई, देखो सिंपल सी बात है, यदि किसी मैटर पे ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेंगे तो उस पर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उसका वोटिंग परसेंटेज क्या है, उतना उसको वोटिंग करने का राइट होगा। और यदि एक रिजोल्यूशन पे प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों वोट करेंगे तो उस केस में दोनों कैपिटल को मिला के उसका परसेंटेज कितना आ रहा है, उस रेशियो में उसको वोटिंग राइट होगा। और लास्ट पॉइंट 4 था कि 2 साल या उससे ज्यादा का एरियर है डिविडेंड,
तो मीटिंग में रखे जाने वाले हर रिजोल्यूशन पे उसको वोट करने का राइट मिल जाएगा। ठीक है, ये 47 एक बार पूरा पढ़ लो, ये चार्ट वार्ट सब देख लो, फिर कोई डाउट है तो बता देना, मेरे हिसाब से कोई डाउट आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। फिर 48 पे चर्चा करेंगे अपन। हाँ जी, एक बार फटाफट पढ़ लो, पढ़ के मुझे डन करना है एक बार। हाँ जी बच्चों, ठीक है, डन है, क्लियर है क्या सबको? एक बार बताना मुझे। 47 पढ़ लिया सबने? चलिए ओके, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन 48, आ जाओ जी। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, ये थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है 48, इस पे अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के राइट्स में अपन वेरिएशन कर रहे हैं। देखिए डियर, क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड हो। ठीक है, जैसे कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। इक्विटी में भी प्लेन वनीला है, डीवीआर है, अलग अलग क्लास में कंपनी की शेयर कैपिटल डिवाइड हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड राइट्स में वेरिएशन करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है। तो वो अमेंडमेंट कैसे होगा उस पर 48 में चर्चा की गई है। जैसे मान लो कंपनी के पास में 7% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो उनका मैच्योरिटी पीरियड 12 साल था। हमने 10 साल होने के बाद में लोगों को कहा आपका रिमेनिंग पीरियड के लिए हम डिविडेंड का रेट बढ़ा देते हैं 8%, 12 नहीं 15 साल बाद में, यानी आज के 5 साल बाद तुमको पेमेंट करेंगे, 2 साल बाद नहीं करेंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर क्लास के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स में आप वेरिएशन कर रहे हो। इक्विटी वाले तो अब वैसे इक्विटी वाले में इनडायरेक्टली इफेक्ट होंगे। एक बार के लिए आप ये मानो कि यहां पर इक्विटी वाले डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे, डायरेक्टली तो प्रेफरेंस शेयर इफेक्ट हो रहे हैं। तो यदि आप केवल पर्टिकुलर किसी एक क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन कर रहे हो तो क्या आप ऐसा वेरिएशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो दोस्तों
3/4 उस पर्टिकुलर क्लास के जो भी शेयर होल्डर हैं, 3/4 का मतलब, इसका मतलब आपको उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स की 3/4 मेंबर यानी उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो एक्सटेंड कर रहे हो और डिविडेंड का रेट आप डिक्रीज कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स जो हैं उसके 3/4 पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गए। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप वेरिएशन तभी कर सकते हैं जब दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहला, कंपनी के एमओए या एओए में इस तरह के वेरिएशन से रिलेटेड प्रोविजन होना चाहिए। वैसे एमओए में तो नहीं होता है, एओए में होता है। या तो कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन कर सकती है, या तो एओए में प्रोविजन होना चाहिए, या फिर और यदि एओए में प्रोविजन नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, द वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास। एओए में वेरिएशन नहीं है और आपने जब उस पर्टिकुलर क्लास वाले शेयर इशू किए थे यानी प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, उस समय आपने बोल दिया था कि आपके राइट्स में कभी भी वेरिएशन नहीं होगा, और एओए में भी वेरिएशन करने का प्रोविजन नहीं है, और उस पर जब आपने इशू किए थे तब उसमें भी प्रोहिबिशन लगा दिया था, तब तो वेरिएशन हो ही नहीं सकता। वेरिएशन कब हो सकता है, या तो वेरिएशन का प्रोविजन एओए में है और एओए में नहीं है तो वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। जब आपने इशू किया था उस समय जो टर्म्स कंडीशन उनके साथ एग्री की थी, दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। कुल मिला के दोस्तों अभी तक अपन ने पढ़ा है कि कंपनी केवल पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन करना चाहती है, तो वेरिएशन तभी पॉसिबल है जब दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। या तो एओए में प्रोविजन हो कि वेरिएशन कर सकते हैं, या फिर जब आपने शेयर्स इशू किए थे उस समय आपने स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड नहीं किया था उस तरह के वेरिएशन को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड जो आपकी कंडीशन वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी कि एसआर आपको उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर से पास करवाना पड़ेगा। इतनी बात दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है। ठीक है, और नीचे देखो इसमें एक पैराग्राफ और लिखा हुआ है, डियर आप मुझे एक बात बताओ, आप 8% की जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 9% डिविडेंड दोगे तो बेटा वो खर्चा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी अर्निंग्स तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद में ही आती है ना। तो यदि मान लो कोई ऐसा आपने राइट्स में वेरिएशन किया है किसी पर्टिकुलर क्लास के जिससे दूसरी क्लास के मेंबर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस दूसरी क्लास वाले लोगों की भी आपको 3/4 शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी उस क्लास वालों का भी एसआर आपको पास करवाना पड़ेगा। ये दोस्तों अपनी 47 सबसेक्शन 1 है अभी तक। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया। अब देखो पूरा क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन कर रहे हो, जैसे एग्जांपल दिमाग में बिठा लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिडम्पशन का टाइम एक्सटेंड कर रहे हो, डिविडेंड का भी रेट बढ़ा रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट इफेक्ट हो रहा है। कब कर सकते हो, जब उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स को आपको एसआर पास करके कंसेंट दे दें। लेकिन उसके अलावा दो में से एक कंडीशन ये भी पूरी होनी चाहिए कि इस तरह का इशू, या तो जब आपने इशू किया इस तरह के राइट्स का वेरिएशन जब आपने ओरिजिनली शेयर इशू किए थे उस समय प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, और या फिर इस तरह की चीज का एओए में प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, और यदि मान लो आपके इस तरह के वेरिएशन से दूसरी क्लास वाले शेयर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स भी, तो आपको उनका मतलब उनकी भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, एसआर पास करके। आइए जी बच्चों, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। अब देखो अगला पॉइंट है, नो कंसेंट गिवन फॉर वेरिएशन। नो कंसेंट गिवन फॉर वेरिएशन का मतलब क्या है बेटा, मान लो आपने उस पर्टिकुलर क्लास वाले शेयर होल्डर से एसआर पास करा लिया, 85% लोगों ने कह दिया हाँ और 15% ने कहा ना। 15% ने कहा ना यानी अगेंस्ट में वोट किया।
तो ध्यान रखना, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं वो 10% या उससे ज्यादा हैं, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया ये वेरिएशन कैंसिल करो। क्यों सर, मेजॉरिटी डिसीजन ले लेंगे तो माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा? नहीं, वो लोग बोल सकते हैं कि कंपनी की ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के पास है तो इन्होंने मनमानी कर ली। तो इसलिए क्या होगा, यदि 10% या उससे ज्यादा कैपिटल होल्ड रखने वाले लोग जिन्होंने रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोटिंग की थी वो लोग 10% या उससे ज्यादा हैं, देखो एसआर पास हुआ नहीं तो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, क्योंकि वो वेरिएशन होगा ही नहीं, सिंस एसआर इज नॉट पास। बट इफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड और जो डिसेंटिंग है वो 10% या उससे ज्यादा वोट रखते हैं, देन दे कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल टू कैंसिल सच वेरिएशन, कि इस तरह के वेरिएशन को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए, और जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो वेरिएशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा उस केस में, क्योंकि ट्रिब्यूनल अब बताएगी। ठीक है, इंट्रेंचमेंट नहीं, इंट्रेंचमेंट अलग है बेटा, इंट्रेंचमेंट यहां मत लगाओ आप। ठीक है, जब तक कंपनी नहीं बताएगी, ये तो लॉ में लिखा हुआ ना इस तरह से, इंट्रेंचमेंट नहीं हुआ ना, ये एओए में होता है वो तो वेरिएशन शैल नॉट इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। तो ध्यान रखना, जिस दिन वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके 21 डेज के अंदर अंदर वो जो लोग डिसेंटिंग है उनको ट्रिब्यूनल में अपील करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर? 21 डेज। और अगला पॉइंट है कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा बेटा वो बाइंडिंग होगा शेयर होल्डर्स पे, वही फाइनल होगा। ट्रिब्यूनल ने कहा वेरिएशन नहीं तो वेरिएशन नहीं, ट्रिब्यूनल ने कहा वेरिएशन होगा तो वेरिएशन होगा। और ट्रिब्यूनल का जैसे ही ऑर्डर आया उस ऑर्डर की एक कॉपी आप किसको फाइल कर दो? आरओसी के पास फाइल कर दी जाएगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देंगे। तो ये हमारी 48 थी। देखो 48 में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, यदि आप एक क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन कर रहे हो, यस आपका वेलकम है, स्वागत है, कर सकते हो। आपको उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर से एसआर पास कराना पड़ेगा, और उसके अलावा जो आपने उसको शेयर इशू किए हैं वो शेयर इशू करने की टर्म्स कंडीशन में आपने या तो प्रोहिबिशन नहीं लगाया है या फिर प्रोहिबिशन लगा भी दिया तो एओए में आपने ऐसा कोई प्रोविजन डाला है कि वेरिएशन कर सकते हैं तो कर सकते हो। उस वेरिएशन से दूसरी क्लास वाले भी इफेक्ट होते हैं तो फिर उनकी भी 3/4 की कंसेंट लेंगे। यदि मान लो आपने एसआर पास करा लिया और डिसेंटिंग 10% या उससे ज्यादा है तो वो जिस दिन एसआर पास हुआ उसके 21 दिन में ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकेंगे, और ट्रिब्यूनल का जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक वेरिएशन कंफर्म नहीं है, तभी वेरिएशन बाइंडिंग माना जाएगा। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के 30 दिन में आरओसी को दे दी जाएगी। कहानी खत्म हो गई है, 48 नंबर सेक्शन भी खत्म हो गई है। तो दोस्तों अब जो है हमारी देखो सेक्शन जो है वो हम 43 से लेके 55 तक की सेक्शंस निपटा चुके हैं, और लास्ट में सेक्शन 68, 69 और 70 भी कर चुके हैं। तो अब 56 से लेके 67 तक की सेक्शंस बाकी है, और लास्ट में सेक्शन 71 बाकी है अपने। ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, अब एक चीज मैं देखो आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं यहां से कि आज 25 तारीख है, आपका टेस्ट नजदीक आ रहा है, तो एक क्लास और लगेगी एक दिन, तो GI2 वाले बच्चों का तो कोर्स हो जाएगा। 1 वालों के लिए एक चीज ध्यान रखना, जनरल क्लोजेज एक्ट में इस बार सिलेबस में नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पेपर तो अब एक ही बनेगा। तो GCA एक बार फिर मैं नहीं दूंगा, आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ही आपके मतलब वो आएगा, क्योंकि iOS में जो है वो आपको कल एक्स्ट्रा क्लास रख के मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, iOS जो है आपका कितनी तारीख को एक बार टेस्ट ये मुझे बताना एक बार, 30 को है ना? तो ठीक है, मैं आपको जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और एजेंसी वाला जो आपका रहा हुआ है, देखो एजेंसी वाला आपका जो रहा हुआ है वो जितना आपको करवा रखा है उतना ही आएगा, बस वो शुरू के 3 टॉपिक। ठीक है, तो GC और एजेंसी वाला टॉपिक अपन छोड़ रहे हैं, बाकी मैं आपको करा दूंगा। GI2 वाले बच्चों का कल मैं एक क्लास रखूंगा, लंबी क्लास 3 घंटे की, 3 घंटे में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो GI1 और GI5 की मिक्स होगी, 2 वाले तो आप आना मत। और मंडे को जो क्लास होगी
उस मंडे को 2 घंटे की क्लास ले लेंगे अपन, और उसमें ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। तो GI 2 वाले बच्चों का तो मंडे को एक ख़त्म हो जाएगा। GI 1 आप एक बार मंडे तक के अपन रखेंगे, आप उसके बाद में टेस्ट दे लेना अपना, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा सा आप लोगों को हेक्टिक भी हो जाएगा यार, क्योंकि 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, एक बार टेस्ट दे लो आराम से। उसके बाद में अपन जो है वो एक काम करेंगे, 30 तारीख को आपका टेस्ट हो जाए, तो टेस्ट होने के बाद में जो है वो 2 दिन मैं और क्लास लगा दूंगा आपकी, मतलब उसमें आपकी जो भी जैसे एक GCA बचेगा वो तो 2-2.5 घंटे, छोटा सा चैप्टर है, और एक एजेंसी वाला कुछ पोर्शन रहा है वो करा दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने बोला है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ गए ना आप बात। तो किसी भी तरह का कोई हल्ला मत करना कि कोर्स नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक महीने बाद एक्चुअली में आपका बैच स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अपन रखेंगे, ठीक है, वो मैं करा दूंगा अपने हिसाब से आपको। चलिए आओ, अब आगे चलते हैं अपन। ओके, यहां तक हो चुका है। आर्टिकल्स में वेरिएशन का तो इश्यू टर्म्स में प्रोहिबिटेड है, तो क्या वेरिएशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या होगा कि यदि उस समय प्रोहिबिटेड है तो बाद में आपने एओए चेंज कर लिया होगा, मेंबर के कंसेंट से ही होता है, उसमें आपने ऐड कर लिया होगा। मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों और वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स हो रही है, तो राइट मिलेगा हर शेयर होल्डर को। दोनों हैं और वोटिंग शो ऑफ हैंड्स हो रही है, तो फिर तो एक वोट मिल जाएगा जो भी बंदा वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। आओ नाउ अपन आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, आज अब 2 सेक्शन और पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 55 तक कर चुके हैं अपन, 56 करेंगे, 57 और 58, 2 सेक्शंस और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ जी बच्चों, 2 सेक्शन ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि 56 थोड़ी सी बड़ी सेक्शन है, तो एक काम करते हैं, और वो वैसे 57 और 58 पढ़ लेंगे तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगी। तो एक बार सब लोग 57 पे आ जाओ, 57 और 58। और देखो एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को ऐप पर लिख देना। ऐप पे आपका 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मेरा आएगा ही आएगा, और खास तौर से आपके एग्जाम चल रहे हैं उस टाइम तो आएगा ही आएगा। हाँ, यदि लॉ का मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, बट ड्यूरिंग द आपका जो भी मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट के दौरान जो मेरा रिप्लाई 24 घंटे के अंदर आपके पास आएगा ही आएगा ऐप पे। क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे क्या होता है, जो चैट्स होती है वो काफ़ी नीचे चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, फिर वो देखने में भी नहीं आता, और फिर ये भी हो जाता है कि यार सोशल भी मेरे लिए प्रोफेशनल बन चुका है। तो आप लोग जो भी डाउट्स हैं वो ऐप पे भेज दें। हाँ, व्हाट्सएप केवल एक ही दिन आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जिस दिन आपका मेन एग्जाम है और अकाउंट्स का पेपर जिस दिन आपका खत्म हो जाए 5 बजे से लेके आप जिस दिन आपका लॉ का पेपर, जब तक आपका लॉ का पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आप मेरे को चाहे रात को 2 बजे कॉल कर लेना, 4 बजे कॉल कर लेना, क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। उस समय मैं हमेशा कॉल पर व्हाट्सएप पे आपके लिए लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। अदरवाइज जो भी डाउट्स पूछने हैं आपको ऐप पे पूछना आप, ठीक है। हाँ, कोई डिस्कशन करना है तो आप जो है वो 1-2 लाइन्स है चैप्टर 8 की और 6 और 8 की, देखो जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को एक बार ऐप पे पोस्ट कर दें। यदि आपको लगता है कि यार ये डाउट्स ऐसे हैं जो ऐप पर शायद सॉल्व नहीं हो पाएंगे, सर से फोन पर डिस्कशन करना है हमें, ठीक है, तो उस केस में आप मेरे को कॉल कर लेना। लेकिन जो भी आप मेरे को कॉल करो तो एक चीज ध्यान रख लेना, या तो 11 दिन में 11 बजे से लेके 11:30 के बीच में कॉल कर लेना, या फिर आप मेरे को रात को 9 बजे के बाद में 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कॉल कर लेना, ठीक है। रात को 9 से 10 और दिन में 11 से 11:30 के बीच में कॉल कर लेना आप मेरे को, ठीक है। ओके, हाँ जी,
आइए तो आओ जी बच्चों, अगला सेक्शन 57 पढ़ रहे हैं 4.29 पे। देखो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। अब जल्दी से मुझे बताओ पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनेशन किसको बोलते हैं? पर्सोनेशन। वैभव झंवर ने सबसे तेज और सबसे सही जवाब दिया है। यश, अनुज, कपिल ये भी सब सही करें, बिल्कुल ठीक है। किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, डम्मी बन जाना, वही बताओ क्या है? पर्सोनेशन है। पनिशमेंट पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। देखो एक ऐसा बंदा, इस पूरी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। कोई ऐसा बंदा जो कंपनी का शेयर होल्डर है नहीं, लेकिन शेयर होल्डर बनकर किसी मेंबर के शेयर हथियाने की कोशिश करता है, उसकी कोई सिक्योरिटी होल्डर है नहीं, सिक्योरिटी हथियाने की कोशिश करता है, या उसके ऊपर मिलने वाले कोई इंटरेस्ट है उसको हथियाने की कोशिश करता है कि मेंबर बन के मैं डिविडेंड ले लूं या मैं डिबेंचर होल्डर बन के इंटरेस्ट ले लूं, तो ऐसे बंदे पर को कम से कम 1 साल के लिए जेल भेजा जाएगा और मैक्सिमम 3 साल के लिए उसको जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, और मिनिमम उस पर 1 लाख की पेनल्टी लगेगी और मैक्सिमम 5 लाख की लगेगी। ये याद करनी है पेनल्टी, क्योंकि ये 57 अलग से पेनल्टी की है भाई। तो ध्यान रखना, यदि कोई भी बंदा इफ एनी पर्सन डिसाइडफुली पर्सोनेट, मतलब किसी का भेष धारण करता है धोखा देने के इरादे से, ताकि वो कंपनी की किसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का या वारंट या कूपन का ओनर बन जाए। यानी वारंट वारंट क्या होते हैं वो आप कूपन बाद में पढ़ लोगे फाइनल में, वैसे बता देता हूं। वारंट और कूपन में क्या होता है? वारंट में आप मतलब वो बियरर होते हैं, जिसके पास होता है वो ओनर बन जाता है, कुछ टाइम बाद में उसके उसके बदले में शेयर्स अलॉट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी बंदा जो बताओ क्या होता है? कोई भी बंदा जो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का, बताओ क्या है? जो सिक्योरिटी और कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है उसको बताओ क्या रखता है? मतलब ऑनर है, या फिर कंपनी का कोई भी वारंट है या कूपन है उसका ऑनर है। ठीक है, और यदि मान लो उस केस में देखो क्या होता है, उस केस में वो सिक्योरिटी और सिक्योरिटी तो मतलब या फिर वो उस बन जाता है, ऑप्टेन बनने की कोशिश करता है, कोई पैसा शेयर होल्डर को मिलना है, मनी ड्यू टू, तो वो उसको लेने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के बात यह है, इफ एनी पर्सन पर्सोनेट्स द शेयर होल्डर एंड ट्राई, और या तो ऑप्टेन कर लेता है कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट कूपन वारंट, या ट्राई टू ऑप्टेन सिक्योरिटी इंटरेस्ट कूपन वारंट, और ट्राई टू ऑप्टेन मनी विच इज ड्यू टू शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर, तो उस बंदे को कम से कम 1 साल काल कोठरी में डाला जाएगा, मैक्सिमम 3 साल डाला जाएगा, मिनिमम 1 लाख का फाइन लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख का लगेगा। मेरा ऐसा मानना है 447 की पेनल्टी यहाँ पर 57 में इनको देनी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज नॉट ए नॉर्मल टाइप ऑफ क्राइम, दिस इज अ बिग क्राइम। तो कायदे से 447 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, अब लेकिन लो, अब जो बता दिया अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो एक बार, समझ लो, कोई खास उसमें है नहीं। ठीक है, एक बार फटाफट पढ़ के डन करो बस, मुझे थोड़ी लैंग्वेज ही मुश्किल है बस।
चलो आगे चल रहे हैं हम। 58 बेटा, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। ठीक है, देखो पहले पूरा टॉपिक आपको मैं ये सोच रहा हूँ ये एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में इसमें ये 6 पॉइंट है तो ये आप देख लेना। ठीक है, आओ देखो क्या है पूरा। 58, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। वैसे ये जो पॉइंट है ये फिजिकल जिसके पास शेयर होते हैं ना उससे रिलेटेड है, क्योंकि एक्चुअली में डीमेट वाले में चीजें अप्लाई होती नहीं है। देखो डियर क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। आप तो फिजिकल रूप से सिक्योरिटी है इसमें इसी तरह से मानना है, क्योंकि डीमेट वाले में सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा। ABC लिमिटेड में एक बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपने शेयर सेल कर दिए किसको, मिस्टर बी को। ठीक है, तो अब होगा क्या, मिस्टर बी जो है वो दो चीजें कंपनी के पास लेके जाता है। क्या क्या चीजें लेके जाता है, एक तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो एग्रीमेंट जिसके तहत ए ने बी को अपने शेयर सेल किए हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा। और दूसरा लेके जाएगा शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि ए ने अपने शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिए होंगे, बी को दे दिए होंगे। और ये दोनों चीजें ABC लिमिटेड के पास मिस्टर बी जमा करा देगा। मान लो इसने जमा कराई है 1 जून 2000, इस बंदे ने मिस्टर बी ने इस ABC लिमिटेड के पास ये चीजें जमा कराई 1 जून 2022 को। ठीक है, तो जिस दिन मिस्टर बी ने शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कंपनी के पास जमा कराए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, मैं एक बार 30 जून 2022 ही लिख रहा हूं, कायदे से वैसे 31 जुलाई होना चाहिए क्योंकि वो 1 जुलाई होना चाहिए क्योंकि पहला दिन एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन उस सेंस में बात नहीं कर रहे कौन सा डेट एक्सक्लूड करेंगे। तो 30 जून तक कंपनी जो है वो क्या करेगी, मिस्टर बी के नाम पे नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, क्योंकि कंपनी देखेगी हाँ भाई बी के पास में शेयर सर्टिफिकेट भी है यार ए का, और इनका ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी है। तो वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट जो मिस्टर या तो ट्रांसफर ही दे देगा या ट्रांसफरर, कोई भी दे सकता है दोनों में से, देने के 30 दिन के अंदर कंपनी मिस्टर बी को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी नया बी के नाम से। ठीक है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ध्यान से सुनना, चाहे कंपनी पब्लिक प्राइवेट दोनों में एक ही रूल लगेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों 30 दिन के अंदर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट जो है बी को इशू नहीं किया और बी को रिफ्यूजल का नोटिस दे दिया। मान लो 25 जून 2022 को कंपनी ने ए बी को बोल दिया वी कांट रजिस्टर द शेयर्स इन योर नेम। ठीक है, अब मान लो बी बोलेगा भाई ऐसे कैसे आप रजिस्टर नहीं करोगे, बी बोलेगा ये तो दादागिरी हो गई कंपनी की। मान लो कंपनी कोई ऐसा ग्राउंड बता रही है जो बी को सही नहीं लग रहा, तो जिस दिन कंपनी का रिफ्यूजल का नोटिस आया है उसके नेक्स्ट 30 दिन के अंदर यानी 25 जून 2022 के 30 दिन के अंदर मिस्टर बी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, यदि प्राइवेट कंपनी है तब तो बेटा 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, और पब्लिक कंपनी है तो जिस दिन रिफ्यूजल का नोटिस आया है उसके 60 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। समझ गए यहां तक? मतलब एक बंदा अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो उसको शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट देगा। ट्रांसफरर या ट्रांसफरी में से शेयर सर्टिफिकेट कोई भी कंपनी के पास ले जाएगा और कंपनी नया शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरी के नाम पे 30 दिन के अंदर इशू करेगी या 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल का नोटिस देगी। तो जैसे ही रिफ्यूजल का नोटिस ट्रांसफरी को मिल गया, ट्रांसफरी जो है यदि प्राइवेट कंपनी का केस है तो जिस दिन रिफ्यूजल का नोटिस मिला उसके 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, और पब्लिक कंपनी है तो जिस दिन रिफ्यूजल का नोटिस मिला उसके 60 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगली बात, 30 दिन के अंदर
बेटा हमने उनको उनको इजहार कर दिया, लेकिन उन्होंने न तो हमें हाँ कहा न हमें ना कहा, तो इसे हम क्या माने? मतलब हमने शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कंपनी को दे दिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक न तो हाँ है दूसरे की, यश कह रहे हैं हाँ है दूसरे की, नहीं बेटा क्या पता हाँ है या नहीं है, हाँ ही मानू सर, सही है बेटा, आप तो पॉजिटिव ही रहोगे, ठीक है। रिया कह रही है ना है सर, चलो अब वो तो डिपेंड करेगा भाई किसकी हाँ है किसकी ना है, चलो जो भी है। तो अब न तो कंपनी ने हाँ कहा, अच्छा ऋषभ सही कह रहे हैं, हाँ एज अ फ्रेंड, अच्छा हाँ एज अ फ्रेंड, सही है बेटा। वैसे कहानी सिलसिला इसी से शुरू होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो यश कह रहे हैं बहुत ज्ञान है आजकल के बच्चों को सर। वैसे इस तरह के ज्ञान बच्चों को ही होता है, हमारे जैसे लोगों का तो बुढ़ापा आ चुका है, ठीक है। चलिए तो आइए, तो अब अपन जो है वो अब रहने तो बेटा, देखो अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब हुआ क्या कि यहां पर जो यहां पर अब क्या पढ़ा रहा था मैं भूल गया, चलो तो मैं आपको बोल रहा था कंपनी ने 30 दिन के अंदर न तो हाँ कहा न ना कहा, मतलब न तो उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया न रिफ्यूजल का नोटिस दिया। तो 30 दिन खत्म होने के अगले 30 दिन में ट्रांसफर अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल में, प्राइवेट में, क्योंकि 30 दिन इंतजार कर लिया, अब तूने दिया ही नहीं तो अगले 30 दिन में अपील कर लेगा। और पब्लिक में 30 दिन खत्म होने के अगले 60 दिन में। लेकिन लॉ में थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है जिस दिन ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट शेयर सर्टिफिकेट जमा कराया प्राइवेट कंपनी के केस में उसके 60 दिन में अपील कर सकता है। तो भाई एक बात बताओ, 1 जून 2022 को जमा कराया, 30 दिन में नहीं आया, तो 1 जून 2022 से 60 दिन में कर सकता है, इसका मतलब 30 दिन तो इंतजार किया होगा ना कि हाँ कुछ तो बोलेगी कंपनी, लेकिन कंपनी कुछ बोले ही नहीं। तो उस केस में ठीक है, फिर जिस दिन इंस्ट्रूमेंट जमा कराया उसके 60 दिन में, तो मतलब 30 दिन खत्म होने के अगले 30 दिन में। और पब्लिक कंपनी में जिस दिन इंस्ट्रूमेंट जमा कराया उसके 90 दिन में, यानी 30 दिन तो इंतजार किया, फिर उसके 60 दिन में। वो लिखा हुआ 60 और 90 है, लेकिन समझ गया आप बात। चलो अब ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा, ट्रिब्यूनल जो बोलेगी वैसा होगा। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया मेंबर को रजिस्टर नहीं करो तो मेंबर रजिस्टर नहीं होगा, और ट्रिब्यूनल ने बोल दिया नहीं इस मेंबर के नाम पे शेयर रजिस्टर करने पड़ेंगे तो रजिस्टर होंगे, ठीक है। और बेटा और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी है, पढ़ो तो पढ़ लेना वरना छोड़ देना। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम 1 साल की जेल, मैक्सिमम 3 साल की जेल, इतना ही है बस सेक्शन 58 जो खत्म हो गया है, ठीक है। आइए अब पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ इट इज पॉसिबल, यहां से पढ़ लो आप, तो सब सेक्शन 1 है, ऊपर तो ऐसा ही पूरा बैकग्राउंड बनाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, इफ ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिफ्यूज टू ट्रांसफर, रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसफर होता है वॉलंटरी शेयर ट्रांसफर करना, ठीक है। ट्रांसफर होता है वॉलंटरी और ट्रांसमिशन होता है किसी कोई बंदा की डेथ हो जाए तो उसके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं, वो ट्रांसमिशन होता है। सर तो ट्रिब्यूनल मना करेगी ही क्यों? एक मिनट रुको भाई, जब आपने ट्रांसफर डॉक्यूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट, अरे क्या पता कल को ट्रांसफर ही फ्रॉड करके ले आया, बाद में मतलब ऐसा पता चला कि हाँ ये फ्रॉड हुई है, ठीक है, ये भी तो हो सकता ना बेटा। इसलिए तो देखो इसमें लिखा हुआ है देन कंपनी शेल सेंड नोटिस इफ ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, कंपनी शेल सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों को भेज देंगे। एंड पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन के केस में भैया जिसने भी कहा था मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको भेज देंगे। कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का केस है तो वो मेरे पिताजी अब नहीं रहे, इस तरह की बात लिख के
डिलीवर जिस दिन किया उसके 30 दिन में कंपनी रिफ्यूजल का नोटिस देगी। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है इसमें दूसरा पॉइंट तो फर्जी है कि भाई देखो पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। अब फ्रीली ट्रांसफरेबल हुए तो क्या हुआ, मना कर दिया तो ये दूसरा पॉइंट तो फर्जी है। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ही अपील कर सकता है किसको, ट्रिब्यूनल को, कितने दिन में, 30 दिन के अंदर जिस दिन आपके पास नोटिस आया है। ठीक है, और कितने दिन में, 60 डेज में। एंड इफ नो नोटिस हैज बीन सेंट, कंपनी ने यदि नोटिस नहीं भेजा तो बताओ कितने दिन में, 60 डेज। कहां से काउंट करेंगे, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का इंटीमेशन कंपनी को दिया था। और पब्लिक कंपनी है तो बताओ वो हो जाएगा आपका, रिफ्यूजल का नोटिस आया तो 60 डेज में, नोटिस आने के और रिफ्यूजल का नोटिस नहीं आया तो जिस दिन ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट और या फिर ट्रांसमिशन का केस है तो इंटीमेशन दिया उसके 90 डेज में। और ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को सुनने के बाद में बोलते हैं अपना ऑर्डर देगी। दो ऑर्डर है, एक या तो ऐसा बोल सकती है कि भैया ना ट्रांसफर वैलिड नहीं है, या कंपनी को बोल देगी अपना रजिस्टर चेंज करो, और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो ये पेनल्टी है। समझ गएगा, इसकी समरी भी बता रखी है, देखो एक बार पढ़ के देख लो, अब कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। काव्या कह रहे हैं दूसरी बात कौन सी, सिक्सटी 90 डेज वाली क्या, 60-90 डेज बेटा ये है कि देखो नोटिस 30 दिन के अंदर नहीं आया तो प्राइवेट कंपनी है तो जिस दिन आपने प्राइवेट कंपनी को इंटीमेशन दिया उसके 60 दिन में वो बंदा अपील कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 दिन तो उसने इंतजार किया होगा भाई। जिस दिन आपने वो ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जमा कराया उसके 60 दिन में, तो कहने का मतलब 30 दिन इंतजार किया होगा अगले 30 दिन में, और पब्लिक कंपनी उसमें भी 30 दिन इंतजार किया होगा। तो 90 डेज वहां से काउंट कर रहे हैं जिस दिन अपन ने सर्टिफिकेट जमा कराया था, तो एक तरह से 30 दिन इंतजार किया था तो फिर अगला 60 दिन हो गया। कैसे भी कर लो, मतलब प्राइवेट में 30 दिन में अपील कर सकता है, पब्लिक में 60 में। अब वो रिफ्यूजल का नोटिस नहीं आया तो वो 60-90 वहां से कर दिया उन्होंने डेट जिस दिन अपन ने ओरिजिनल इंटीमेशन दिया था, तो वो 60 और 90 हो गए। इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या पढ़, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है सामने वाले बंदे ने कंपनी को इंटीमेट किया होगा दिस इज द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ माय फादर और आप मेरे को रजिस्टर कर दो, तो वही इंटीमेशन होता है एक तरह से। ठीक है, क्यों? चलिए आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय सबको, ओके।